हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे इस सीडीपी के प्रैक्टिस सेट में। इस प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की पेडागोजी के हमने आज क्वेश्चंस लिए हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए निम्न में से किसका ज्ञान होना आवश्यक है? ऑप्शन ए बाल मनोविज्ञान, बी शिक्षा दर्शन, सी स्वास्थ्य दर्शन या डी सामाजिक विज्ञान। तो देखिए, आप प्राथमिक कक्षा के शिक्षक हैं। प्राथमिक कक्षा क्या होती है भाई? 1 से 5 तक, है ना? प्राथमिक कक्षा के शिक्षक हैं आप, तो उसमें से आपको किसका ज्ञान होना आवश्यक है? तो उसमें आपको सबसे ज्यादा बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है, जो अभी आप पढ़ रहे हैं, जो आपका बाल विकास शिक्षा एवं शिक्षा शास्त्र है, ये भी एक बाल मनोविज्ञान ही है। इसमें भी आपको जो तौर तरीके होते हैं बच्चे को पढ़ाने के, बच्चे को सिखाने के, बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए, वो सभी इसमें सिखाए जाते हैं। तो यही आपको इसी सब्जेक्ट का ज्ञान आवश्यक है, बाल मनोविज्ञान का। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, प्राथमिक सामाजिकरण की प्रक्रिया किस अवस्था से शुरू हो जाती है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था या डी प्रौढ़ावस्था। तो देखिए, प्राथमिक सामाजिकरण जो होता है उसकी प्रक्रिया आपकी शैशवावस्था से प्रारंभ हो जाती है। शैशवावस्था भाई जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक चलती है आपकी। जो जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद ही परिवार में उसका जो आपका सामाजिकरण होता है वो प्रारंभ हो जाता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है जन्म लेने के पश्चात ही बच्चे की। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, वस्तुओं को क्रम से लगाने की क्षमता बालक में विकसित होती है जब वह यानी कि भाई वस्तुओं को क्रम में बच्चा कब लगाने लगता है? ऑप्शन ए इंद्रिय गति अवस्था में हो, बी पूर्व क्रिया अवस्था में हो, सी मूर्त क्रिया अवस्था में हो या डी औपचारिक क्रिया अवस्था में हो। तो देखिए, ये आपकी चारों जो क्रिया अवस्थाएं हैं ये आपके जीन प्याजे महोदय से ली गई हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा जीन प्याजे जो हैं उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत दिया उसमें 4 चरण बताए हैं, जिसमें इंद्रिय गति यानी संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक यानी अमूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, इन अवस्थाओं में से आपको बताना है कि जब बच्चा वस्तुओं को क्रम से लगाते हैं की क्षमता हो जाती है बच्चे में, बच्चा के वस्तुओं को क्रम से लगाने लगता है, तो वो कौन सी अवस्था में होता है? तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी मूर्त संक्रिया अवस्था में। जब आपकी मूर्त संक्रिया अवस्था होती है यानी कि जीन प्याजे की तीसरी स्टेज जो होती है उसमें बच्चा वस्तुओं को क्रम से लगाने की क्षमता विकसित हो जाती है बच्चे में। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब था। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सजा देने से बचने के लिए आज्ञाकारिता की अवस्था को कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में नैतिकता के किस स्तर में सम्मिलित किया गया है? यानी कि भाई जो सजा देना होता है उससे बचने के लिए आज्ञाकारिता की जो अवस्था होती है वो कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कौन से स्तर से ली गई है? यानी कि जो कुल मिलाकर के नैतिक विकास का सिद्धांत आपका कोहलबर्ग ने दिया था, लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है, तो उसमें से ही जो एक आज्ञाकारिता की अवस्था है वो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास का जो सिद्धांत है उसके कौन से स्तर से ली गई है, ये पूछा आपसे। तो ऑप्शन ए पूर्व पारंपरिक नैतिकता, बी पारंपरिक नैतिकता, सी उत्तर पारंपरिक नैतिकता या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये आपका दंड एवं आज्ञाकारिता की जो अवस्था होती है वो है आपकी अवस्था नंबर 1, पहली अवस्था जो पूर्व परंपरा नैतिकता होती है वो आपकी दंड एवं आज्ञाकारिता वाली अवस्था होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेडपीडी, इसका प्रत्यय दिया है। यानी जो जेडपीडी है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी कह देते हैं इसको हिंदी में। तो ये आपका प्रत्यय किसने दिया है इसका? ऑप्शन ए बंडूरा, बी जीन प्याजे, सी स्किनर द्वारा या डी वाइगोत्स्की द्वारा। तो देखिए, ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है आपका समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो है, जेडपीडी जो बोल देते हैं आप, ये सिद्धांत दिया है, ये प्रत्यय दिया है आपका वाइगोत्स्की ने। किसने दिया है भाई फ्रेंड्स? लेव वाइगोत्स्की ने दिया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब है। अब आप एक ये समझ लीजिए कि भाई जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आखिर होता क्या है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र आखिर होता क्या है। देखिए, मान लीजिए कोई ये बच्चा है और ये अपनी क्षमता से अपने आप स्वयं से यहाँ तक किसी कार्य को कर पा रहा है। ठीक है, अभी किसी ने उसको पहाड़ मचान ढांचा, स्कैफोल्डिंग जो बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग दिया, तो वो उसी कार्य को करने में यहाँ तक सफल हो गया। यानी कि स्वयं से यहाँ तक कर पा रहा था और उसको जैसे इसके फोल्डिंग या सहारा मिला तो वो इस लाइन तक, इस घेरे तक पहुंचने में सक्षम हो पाया। ठीक है, तो इस छोटे घेरे से और बड़े घेरे का जो बीच का जो गैप है, बीच का जो अंतर है, ये यही आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। यानी कि जेडपीडी जो बोलते हैं आप, समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो होता है ये वही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब था।
चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसने जोर दिया है कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता? यानी कि जो बच्चा या मानव है उसका जो व्यक्तिगत विकास होता है उसको सामाजिक और सांस्कृतिक के संदर्भ के बिना नहीं समझा ही नहीं जा सकता। ये किसने दिया है, ये थ्योरी किसने दी है? ऑप्शन ए लेव वाइगोस्की, बी जीन पियाजे, सी बी.एफ. स्किनर या डी कोहलबर्ग। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दिया है आपका ऑप्शन नंबर ए लेव वाइगोस्की। जो आपके लेव वाइगोस्की थे उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत है संज्ञानात्मक का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, उसी के अंतर्गत इन्होंने बताया कि व्यक्तिगत विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक कारक होते हैं। उसके उसके बिना जो व्यक्तिगत विकास है वो सामाजिक सांस्कृतिक कारक के बिना संभव नहीं है। ये आपका लेव वाइगोस्की का मानना था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता कौन सी है? अब प्रोग्रेसिव जो आपकी एजुकेशन होती है उसकी प्राथमिक विशेषता प्राइमरी आपकी विशेषता पूछी है। ऑप्शन ए बार बार पेपर पेंसिल आधारित परीक्षा से अधिगम का आकलन, बी परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्ति पर बल, सी पाठ्यचर्या और आकलन में लचीलापन या डी बाह्य उत्प्रेरकों द्वारा बार बार इस्तेमाल। अब देखिए प्रगतिशील शिक्षा जो होती है उसकी सबसे प्राथमिक विशेषता होती है ऑप्शन नंबर सी पाठ्यचर्या और आकलन में लचीलापन। यानी कि जो उसकी पाठ्यचर्या है और उसका आकलन होता है उसमें लचीलापन होना चाहिए। यानी कि आप अपने बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग उस पाठ्यचर्या में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं। बच्चे को समझ नहीं आ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब था। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं? ऑप्शन ए व्याख्यान और प्रत्यक्ष अनुदेशन द्वारा, बी पुनरावृत्त यंत्रवत अभ्यास द्वारा, सी जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं या डी कार्य को पूर्ण करने में विभिन्न चरणों पर उपयुक्त इनाम दिए जाते हैं। तो देखिए बच्चे के जो शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम यानी कि सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम होना चाहिए तो वो होगा आपका जब वे कार्यों को क्रियाकलापों को क्रियाशीलता से भाग में लेते हैं। यानी कि जो भी कोई कार्य होते हैं क्रियाकलाप होते हैं उनमें क्रियाशीलता एक्टिव लर्नर के रूप में कार्य करते हैं जब बच्चे, तो वहाँ उसका अर्थपूर्ण अधिगम सबसे अधिक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही जवाब है। एक तरह से आप लर्निंग बाय डूइंग कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, करके सीखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब देखिए क्या पूछा आपसे, सत्य नहीं है। आप जल्दबाजी नहीं करनी है। आपने क्या पढ़ा, मान लीजिए आप पढ़ते हैं एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, आगे पढ़ा नहीं कि सत्य है, पूछा होगा तो आपने टिक लगा दिया तो आपका जवाब हो गया गलत। तो आपको क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, कुछ छूटे नहीं। आप ये नहीं जो होता है अक्सर छूट जाता है। तो ठीक ऑप्शन है आपके यहाँ पर ए विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना, बी ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना, सी राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान या डी परीक्षा में लचीलापन। तो देखिए आपसे सत्य नहीं पूछा है यानी कि गलत जवाब पूछा है, तो गलत जवाब है यहाँ पर विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना। जबकि विश्वविद्यालयों में आपके प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ये आपके सभी बनते हैं, चुनाव होते हैं बाकायदा। तो विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना ये आपका गलत कथन है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, प्रभावी शिक्षक वह है जो ऑप्शन ए छात्रों को प्रोत्साहित करता है कैसे पढ़ना है, बी सीमित अवधि में अधिक जानकारी प्रदान कर सकता है, सी नियत कार्य को ध्यानपूर्वक संशोधित कर सकता है या डी कक्षा पर नियंत्रण रखता है। अब देखिए आपको शिक्षक हैं कि जो प्रभावी शिक्षक आप कब बनेंगे, प्रभावी शिक्षक में क्या गुण होना चाहिए, तो वो पूछा आपसे, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए छात्रों को प्रोत्साहित करता है कि कैसे पढ़ना है। भाई छात्रों को आपको प्रोत्साहन करना है, प्रोत्साहित करना है पढ़ने के लिए, भाई कि आपको कैसे पढ़ना है, ये चीज़ कैसे इस चीज़ में फंस रहे हो, इसको कैसे हैंडल करना है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, भाषा विकास के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? जो आपकी एनईपी 2020 है ये किस पर बल देती है? ऑप्शन ए बहुभाषाता, बी एक भाषावाद, सी पूरे देश में निर्देश का माध्यम अंग्रेजी हो या डी पूरे देश में निर्देश का माध्यम हिंदी हो। तो देखिए आपकी एनईपी 2020 जो है वो भाषा के संबंध में बहुभाषाता का समर्थन करती है। आप वो बोलती है, कहती है आपकी जो शिक्षा नीति में कहा गया है कि जो भाषिकता है उस पर जोर दिया जाए, क्योंकि बच्चा जो है मातृभाषा स्टार्टिंग में मातृभाषा सीख के आता है और आप उसे डायरेक्ट ही उसकी मातृभाषा को छोड़ करके दूसरी भाषाओं पर ध्यान देंगे तो बच्चा नहीं सीख पाएगा, उसकी लर्निंग इफेक्टिव नहीं होगी।
ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको मातृभाषा को ध्यान में रखते हुए मातृभाषा के साथ साथ उसको अगली भाषा समझाना, ये आपका बहुभाषिकता का उदाहरण है। यानी कि एनईपी शिक्षा नीति जो 2020 है वो आपका बहुभाषिकता पर बल देती है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। जब कोई शिशु का बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू 70 से 90 के बीच रहता है, तब ऐसे शिशु को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? ऑप्शन ए प्रतिभावान शिशु, बी धीमी गति से सीखने वाला शिशु, सी मूर्ख शिशु या डी जड़ बुद्धि संपन्न शिशु। अब देखिए, कोई बच्चा है, उसकी जो बुद्धि लब्धि है, जो उसका आईक्यू है वो 70 से 90 के बीच है। कितना है भाई? 70 से 90 के बीच है। तो उसको किस श्रेणी में रखेंगे? उसको रखेंगे हम धीमी गति से सीखने वाला शिशु। किस श्रेणी में रखेंगे भाई? धीमी गति से सीखने वाला शिशु की श्रेणी में रखा जाएगा वो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। रचनात्मक चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है? यानी कि जो रचनात्मक चिंतन है वो इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अत्यधिक चिंतन, बी अधिचिंतन, सी विमर्शी चिंतन या डी अपसारी चिंतन। तो देखिए, रचनात्मक चिंतन जो है वो आपका अपसारी चिंतन से संबंधित होता है। यानी कि किसी एक ही समस्या के विभिन्न तरीकों से हल करना वो आपका अपसारी चिंतन होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। विद्यार्थियों में प्रत्यय निर्माण के लिए शिक्षक डैश डैश। ऑप्शन ए की शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए। यानी कि जो विद्यार्थियों में आपका प्रत्यय निर्माण करना है तो उसमें शिक्षक को क्या होना चाहिए? तो शिक्षक को विद्यार्थी को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन सी को विद्यार्थी को नियमित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए या डी को उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। तो देखिए, जो विद्यार्थियों में प्रत्ययों का निर्माण करने के लिए एक शिक्षक को ये सभी की सभी क्रियाएं करनी चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा है कि इस विधि सरल से जटिल होनी चाहिए, बिल्कुल है। अब आप पहले ही जटिल चीज़ें उसको समझाएंगे तो उसको कैसे समझ आएगा बच्चे को? भाई पहले सरल समझाइए, सरल से लेकर धीरे धीरे उसको जटिल की ओर ले जाइए, उसको व्यापक अनुभव अवसर प्रदान कीजिए, उसको प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी की सभी क्रियाएं करनी चाहिए, हमारा जवाब है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। एक अध्यापिका को अधिगमकर्ताओं की पसंदीदा अधिगम शैलियों संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नताओं डैश डैश करना चाहिए। ऑप्शन ए का सम्मान, बी को अनदेखा या सी का परिवर्जन या डी को खारिज। तो देखिए, यहाँ पर जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उनका सम्मान करना चाहिए। भाई हर बच्चा विशिष्ट होता है, हर बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नता अलग होती है। ठीक है, किसी कोई रुचि में होता है, कोई एज में होता है, कोई हाइट में होता है, कोई मानसिक विकास में तेज होता है, बुद्धि में तेज होता है। तो उसका सभी का सम्मान करना चाहिए आपको। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। निम्नांकित में कौन औपचारिक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए परिवर्तनशील, बी वस्तुनिष्ठ, सी मानकीकृत या डी व्यवस्थित। अब देखिए, औपचारिक मूल्यांकन की विशेषता कौन सी नहीं पूछा आपसे, है ना? कौन सी नहीं होगी? तो वो नहीं होगी आपकी ऑप्शन नंबर ए परिवर्तनशील। जो आपका औपचारिक मूल्यांकन है वो परिवर्तनशील नहीं होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, मानकीकृत होता है और व्यवस्थित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17। पाठशाला आधारित मूल्यांकन की विशेषता है। यानी कि जो पाठशाला आधारित मूल्यांकन होता है उसकी क्या विशेषता है? ऑप्शन ए एक ही समय में सभी के लिए एक ही कार्य का समायोजन, बी शिक्षा के लिए प्रतिक्रिया कम या नहीं, सी शिक्षण व सीखने की सुधार की कमी या डी उपरोक्त सभी। तो देखिए, यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए एक ही समय में सभी के लिए एक ही कार्य का समायोजन करना वो पाठशाला आधारित मूल्यांकन की विशेषता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18। एक विशेष आवश्यकता वाली भाषा कक्षा आदर्श है। यानी कि जो विशेष आवश्यकता वाली भाषा है उसका वो कक्षा जो है उसका आदर्श क्या है? ऑप्शन ए विशेष रूप से सुसज्जित, बी अलग से स्थित, सी सभी प्रकार के शिक्षार्थियों को एकीकृत करता है या डी नियमित शिक्षकों की मदद के लिए अतिरिक्त शिक्षक हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सभी प्रकार के शिक्षार्थियों को एकीकृत करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? यानी कि जो मानसिक मंदता होती है वो उसका वर्गीकरण होता है। मानसिक मंदता भाई कई प्रकार की होती है, उसके अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? ऑप्शन ए हल्की मंदता, बी मध्यम मंदता, सी गंभीर मंदता या डी तीव्र मंदता। तो देखिए, वो नहीं आता आपका तीव्र मंदता। जो तीव्र मंदता है वो मानसिक मंदता वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20। कौशल सीखने की पहली अवस्था है। अब कोई भी आप कौशल सीख रहे हैं, कोई स्किल सीख रहे हैं, तो उसकी पहली अवस्था क्या होगी? ऑप्शन ए यथार्थता, बी कल्पनाशीलता, सी समन्वय या डी अनुकरण।
तो देखिए, कोई भी कौशल सीखने के लिए, कोई भी स्किल सीखने के लिए आपकी पहली अवस्था होती है आपका अनुकरण। ठीक है फ्रेंड्स, अनुकरण क्या होती है? भाई किसी को देख करके उसकी व्यवहार की नकल करना। अब कोई भी आप मान लीजिए आप कंप्यूटर चलाना सीख रहे हैं, कार चलाना सीख रहे हैं, आप ट्रेन चलाना सीख रहे हैं, हवाई जहाज उड़ाना सीख रहे हैं, एक्स वाई जेड, आप कोई भी कौशल सीख रहे हैं, तो आपको पहली अवस्था है कि आप पहले देखिए उसको कैसे चलाना है, कैसे काम करना है, तब कैसे काम, तो पहला अनुकरण करना है, किसी को देख करके उसका नकल करना है, वो पहली अवस्था होती है आपकी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव क्लासेस आपको डेली मिलती रहें। तो देखिए साथियों, ये आपकी 1000 प्लस जो क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है सीडीपी की, आपकी एग्ज़ाम तक, आपके जो भी आपका सीटेट का एग्ज़ाम फरवरी में है, आपके लिए 1000 प्लस क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो आप अपने साथियों को और साथियों को भी इस सीरीज के साथ जोड़िएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।